हेलो डियर, मैं प्रवीण एजू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होते हैं या जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे ग्लास्को-कोमा स्केल के बारे में। ग्लास्को-कोमा स्केल क्या होती है, इसका पर्पज क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसके रिजल्ट, ये सब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आजकल जो भी एग्जाम होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से जरूर उठाया जाता है। साथ ही जो भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो भी इससे काफी सारे बनते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या होती है ग्लास्को-कोमा स्केल। सबसे पहले बात करते हैं ये ग्लास्को-कोमा स्केल, इसका पर्पज क्या है, क्यों काम में ली जाती है ग्लास्को-कोमा स्केल। तो ग्लास्को-कोमा स्केल का पर्पज है टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किस लिए काम में लेते हैं? कॉन्शियसनेस के लेवल को असेस करने के लिए। जो भी पेशेंट है अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में है, तो उसके कॉन्शियस लेवल को जानने के लिए कि कितना कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है, और ये सारा लेवल देखने के लिए इस स्केल का यूज लिया जाता है। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लास्को-कोमा स्केल का पर्पज बताइए। ग्लास्को-कोमा स्केल का पर्पज, उसमें ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग दिया हुआ था। जैसे ये सेम पूछा गया था, उसमें ऑप्शन था टू असेस न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी और टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो राइट कौन सा होगा? टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका यूज दिया जाता है। पर्पज है इसका न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी, यानी कि जो भी अबनॉर्मलिटी है ब्रेन के अंदर, कहाँ पे डैमेज है, कितना डैमेज है, इसके लिए अपन सीटी स्कैन करने वाले हैं। इससे पता नहीं चले, इससे केवल कॉन्शियसनेस का पता चलने वाला है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, कैसे अपन देखेंगे कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है या कितना नहीं है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया दिए जाते हैं। उन तीनों क्राइटेरिया को देख के अपन पता लगाते हैं कि कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है। वो 3 क्राइटेरिया है ईवीएम। ईवीएम के बारे में सुना होगा, ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर है, इसमें देखते हैं पेशेंट का आई ओपनिंग के बारे में देखते हैं। इसके अलावा वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स। इसके अलावा मोटर रेस्पॉन्स देखते हैं। ये 3 चीजें अपन देखेंगे इसके अंदर, यानी कि आई ओपनिंग के बारे में देखेंगे और वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में देखेंगे। इसके अलावा मोटर रेस्पॉन्स के बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं आई ओपनिंग, यानी कि आई कौन सा रेस्पॉन्स देने पे वो पेशेंट ओपन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो सब चीजें इसमें देखते हैं। फिर उसके अनुसार उसे मार्किंग देते हैं। वर्बल रेस्पॉन्स, यानी कि किस तरीके की बातचीत करता है, कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रॉपर बात कर रहा है या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो सारी इसमें देखते हैं वर्बल रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में देखते हैं पेशेंट की एक्टिविटी, वो मूवमेंट कितना करता है, एक्टिविटी कितना करता है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो ये 3 चीजें अपन देखेंगे इसके अंदर। फिर इनके अंदर अलग अलग मार्किंग देंगे, और फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट होगा मार्क को काउंट करके वो देखेंगे। इसमें अपन मार्किंग करेंगे तो जो मिनिमम स्कोर होता है, जीसीएस का मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3, और जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 15। अब बात करते हैं इसमें मिनिमम स्कोर 3 कैसे है। मिनिमम स्कोर 3 ऐसे है कि ये 3 चीजें अपन चेक करते हैं। इसमें जब अपन मार्किंग स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि
आई ओपनिंग के बारे में देखते हैं। यदि पेशेंट बिल्कुल भी आई ओपन नहीं करता है तो उसे 0 नंबर नहीं देते हैं, उसे 1 नंबर देते हैं। क्या देते हैं? 1। इसी प्रकार वर्बल रेस्पॉन्स में भी 1 नंबर देते हैं सबसे कम, और इसमें भी सबसे कम 1 नंबर देते हैं। अब यदि कोई पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस है तो यदि वो तीनों में क्या कर रहा है, 1 नंबर ला रहा है, तो सबसे कम मार्क कितने हो जाएंगे? 3, यानी कि तीनों में 1 तो मिलना ही है उसे, तो सबसे मिनिमम मार्किंग क्या है? 3। अब बात करते हैं मैक्सिमम मार्किंग 15 होती है। मैक्सिमम मार्किंग 15 इस प्रकार से है कि जो आई ओपनिंग है इसमें अपन सबसे ज्यादा नंबर देते हैं 4। कितने देते हैं? 4। वर्बल रेस्पॉन्स में सबसे ज्यादा अपन मार्किंग करते हैं 5 नंबर का। यदि गुड वर्बल रेस्पॉन्स है उसका तो 5 नंबर देते हैं मैक्सिमम, और मोटर रेस्पॉन्स के अंदर उसमें देते हैं मैक्सिमम 6 नंबर। कितने देते हैं? 6। इस प्रकार यदि पेशेंट सब कुछ ठीक है, उसका सब कुछ सही सही जवाब दे रहा, सही सही मूवमेंट कर रहा, सही सही ऑटोमेटिक आंखें खोल रहा है, तो उसमें यदि वो पूरे नंबर ला रहा है सब में, तो कितने हो जाएंगे? 15। तो मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं? 15, और मिनिमम 3। तो पता चल गया होगा कि मिनिमम मार्क 3 कैसा है और मैक्सिमम मार्क 15 कैसे। ये भी क्वेश्चन बनता है जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होता है और जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। अपन हम इन एक के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से ये मार्किंग देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आई ओपनिंग के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे आई ओपनिंग के बारे में। अब आई ओपनिंग में बात करते हैं किस तरीके से। यदि मान लीजिए आपके सामने कोई अनकॉन्शियस पेशेंट लेटा हुआ है और आपको बोल दिया जाए, जैसे वो स्किल टेस्ट में आपको कहीं पर बोल दिया जाए कि इसकी जीसीएस काउंट करिए, इसका जीसीएस स्कोर क्या है, ताकि पता चले कि इसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, उसके आई ओपनिंग आई रेस्पॉन्स के बारे में देखोगे। अब आप उसमें देखेंगे कि पेशेंट जिसे आपने हर प्रकार का स्टिमुलाई दे दिया, यानी कि आपने पेनफुल स्टिमुलाई भी दे दिया, वर्बल स्टिमुलाई भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा है, नो आई ओपनिंग, यानी कि पेशेंट किसी भी प्रकार का स्टिमुलाई देने के बाद भी आई ओपन नहीं कर रहा है, तो उसे आप देने वाले हो 1 मार्क, 1 नंबर देने वाले हो। इसके अलावा बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्क इसमें किस कंडीशन में देंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क यानी कि 4 आई ओपनिंग के अंदर अपने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम मार्क कितने देते हैं, 4 नंबर देते हैं। अब 4 नंबर कब देंगे अपन, यानी कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, यानी कि पेशेंट सोते ही आंखें खोल रहा है और ब्लिंक कर रहा है, प्रॉपर आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, यानी कि इसमें कितने नंबर देंगे अपन, 4। अपन कोई स्टिमुलाई नहीं दे रहे उसे, वो बिना स्टिमुलाई के ही सोते ही आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, यानी प्रॉपर एक नॉर्मल आदमी की, नॉर्मल पर्सन की तरह रिएक्ट कर रही है उसकी आंखें, तो कितने नंबर देंगे, 4। अब बात करेंगे अपने मिनिमम मार्क वो किसको देंगे और मैक्सिमम किसको देंगे, ये पता चल गया अपन। अब बात करेंगे 2 और 3 मार्क किसको देने वाले हैं। तो यदि पेशेंट वर्बल रेस्पॉन्स के द्वारा आई ओपनिंग करता है, आई ओपन विथ वर्बल रेस्पॉन्स, यानी कि वर्बल रेस्पॉन्स आप कुछ बोल रहे हैं, उसे नाम से पुकार रहे हैं या फिर उसका नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो फिर वो आंखें खोलता है, यानी कि वर्बल स्टिमुलाई के द्वारा आंखें खोलता है वो, तो कितने मार्क्स देंगे उसे, 3 मार्क्स। कितने देंगे,
3 मार्क्स, यानी कि वर्बल स्टिमुलाई के द्वारा यदि आंखें ओपन कर रहा है वो तो 3 मार्क्स देने वाले हैं। अब बात करते हैं 2 मार्क्स कब देंगे। यदि आई ओपनिंग बाय पेनफुल स्टिमुलाई, यदि पेनफुल स्टिमुलाई के द्वारा वो आंखें खोलता है तो कितने मार्क्स देंगे, 2। यानी कि आपने उसको नाम से पुकार के देख लिया उसे, फिर आंखें नहीं खोल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे हाथ पे या पैर पे पिंच करेंगे या फिर कुछ नुकीला टच करेंगे, जिससे क्या होगा, उसे थोड़ा पेन फील होगा तो वो क्या करेगा, आंखें खोलेगा। तो आंखें खोलने पर क्या होगा, उसे पेनफुल स्टिमुलाई से आंखें खोलता है तो कितने मार्क्स देते हैं, 2। यदि आप ये दोनों स्टिमुलाई दे दिया, वर्बल भी दे दिया और पेनफुल स्टिमुलाई भी दे दिया, फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है, नो आई ओपनिंग, तो कितने मार्क्स मिलने वाले उसे, 1। और मैक्सिमम का पता ही है, इनकी सोते ही आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, नॉर्मल पर्सन की तरह आंखें खोल रहा है तो कितने मार्क्स देंगे, 4। तो इस तरीके से आई ओपनिंग के अंदर मार्किंग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में। वर्बल रेस्पॉन्स में सेकेंड वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। वर्बल रेस्पॉन्स में अपन को पता है कि मिनिमम मार्किंग कितने देते हैं, वही 1, और मैक्सिमम मार्किंग कितने देते हैं, 5। मैक्सिमम मार्किंग वर्बल के अंदर देते हैं 5। अब बात करते हैं 1 किसको देने वाले हैं और 5 मार्क्स किस पेशेंट को देने वाले हैं। तो यदि नो वर्बल रेस्पॉन्स किसी भी प्रकार का वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट नहीं दे रहा है तो कितने मार्क्स देंगे, 1। यानी कि आपने हर प्रकार का स्टिमुलाई दे दिया पेनफुल वर्बल, फिर भी वो वर्बल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में 1 नंबर देने वाले हैं। अब बात करते हैं 5 किस में देंगे, फुली ओरिएंटेड टू PPP टाइम पैलेस पर्सन, यानी कि फुली ओरिएंटेड है, यानी कि उसे टाइम पैलेस पर्सन का सारा नॉलेज, आप पूछते हैं ये जगह कौन सी है, अभी कितने बजे हैं और मैं कौन हूँ, ये कौन है, सारी चीजें वो आराम से बताता है, सही से आपके क्वेश्चन का जवाब देता है तो उसे कितने नंबर देंगे, 5। यानी कि एनवायरमेंट के प्रति वो फुली ओरिएंटेड है तो उसे देने वाले हैं 5 मार्क्स अपन। अब बात करते हैं 3 और 2, 3 और 4 मार्क्स कब देंगे। यदि इनकॉम्प्रेहेंसिबल साउंड पेशेंट इनकॉम्प्रेहेंसिबल साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसमें कितने नंबर देंगे, 2। इनकॉम्प्रेहेंसिबल साउंड क्या होती है, इनकॉम्प्रेहेंसिबल का मतलब होता है जिसे अपन कॉम्प्रहेंस नहीं कर पाते, जिसे अपन समझ नहीं पाते हैं, जिस साउंड को अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि पेशेंट कुछ वर्ड्स भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, प्रॉपर वो वर्ड्स नहीं होते हैं, केवल एक साउंड होती है, यानी कि उसकी वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं, कुछ साउंड निकाल रहे हैं, जैसे आग की आवाज निकालता है पेशेंट, तो उसमें कितने नंबर देंगे अपन, 2। एक तो बिल्कुल भी उसकी वोकल कॉर्ड काम ही नहीं करती है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आती है तो कितने देंगे, 1। आवाज आ रही है, कोई भी शब्द नहीं, यहाँ पर केवल आवाज आ रही है, आग की आवाज आ रही है तो कितने मार्क्स देंगे, 2। बात करते हैं 3 कब देंगे, इन एप्रोप्रिएट वर्ड, यदि पेशेंट कुछ वर्ड बोल रहा है लेकिन वो इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि आप
जो उससे क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड वो वर्ड नहीं होते हैं। वो अचानक ही, जैसे वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, लेटा हुआ है, अचानक से बोलता है पानी, तो वो वर्ड आपके क्वेश्चन के अनुसार आप उसे कुछ अलग ही पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ वर्ड अलग ही बोलते हैं। इसमें वर्ड बोलता है लेकिन वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो कितने मार्क्स देंगे? 3। केवल साउंड निकाल रहा है जो अपन को समझ में नहीं आ रही है तो 2 देंगे। यदि कुछ वर्ड्स निकालता है, वो ऑटोमेटिकली लेटा हुआ वर्ड्स निकाल रहा है, तो कितने मार्क्स देंगे? 3। अब बात करते हैं यदि कन्वर्सेशन कंफ्यूज की कंडीशन में देते हैं 4 मार्क। यानी कि कन्वर्सेशन का मतलब पेशेंट कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज है। पेशेंट कन्वर्सेशन कर रहा है लेकिन कंफ्यूज है, यानी कन्वर्सेशन सही नहीं कर रहा है। आप उसे पूछ रहे हैं कितने बजे हैं, तो वो बोलता है मैंने खाना खा लिया। यानी कि आपके क्वेश्चन का उसका आंसर रिलेटेड नहीं होगा, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड उसका आंसर नहीं होने वाला यहाँ पर। यानी कि वो सेंटेंस जरूर बोलेगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे, कोई सेंटेंस पूछेंगे, तो वो उसका आंसर सेंटेंस के रूप में जरूर देगा, लेकिन वो क्या होगा? कंफ्यूजिंग आंसर होगा, सही नहीं होगा। उस कंडीशन में कितने देने वाला अपन? 4 नंबर। यदि वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब देता कि अभी कितने बजे हैं, तो वो टाइम देख के बताता अभी 10 बजे हैं, तो इसका मतलब वो फुली ओरिएंटेड है। ये जगह कौन सी है, तो बोलता हॉस्पिटल है, इसका मतलब उससे पूरा वो जागृत है, फुली ओरिएंटेड है, तो 5 मार्क्स देते हैं। तो इस तरीके से वर्बल रेस्पॉन्स में अपन मार्किंग करते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। यदि किसी भी प्रकार का वर्बल रेस्पॉन्स नहीं देता है तो उसे अपन 1 नंबर देते हैं। यदि वो केवल साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन वो इनकॉम्प्रेंसिबल है तो 2 मार्क्स देते हैं। फिर वो कुछ वर्ड्स निकालता है लेकिन वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होता, इनएप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं, तो अपन 3 मार्क्स देंगे। यदि फिर वो कन्वर्सेशन कर रहा है लेकिन कन्वर्सेशन कंफ्यूज है तो 4 मार्क्स देंगे। इसके अलावा यदि वो फुली ओरिएंटेड है, सही से बातचीत कर रहा है, तो उसे 5 मार्क्स देने वाले हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। आपने अनकॉन्शियस पेशेंट देखा होगा किसी ने, तो क्या करता है, जब भी वो होश में आता है तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या करता है, वो कुछ साउंड निकालता है, फिर कुछ वर्ड बोलता है और फिर कुछ सेंटेंस बोलता है। तो इस तरीके से ये होता है वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में। इस तरीके से मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मोटर रेस्पॉन्स के बारे में। मोटर रेस्पॉन्स में किस तरीके से मार्किंग देते हैं। नेक्स्ट 3rd है मोटर रेस्पॉन्स। इसमें अपन जानते हैं कि मिनिमम मार्किंग कितने देते हैं, 1, और मैक्सिमम मार्किंग कितनी देते हैं, 6। मोटर रेस्पॉन्स में मिनिमम मार्किंग 1 और मैक्सिमम मार्किंग 6। अब बात करते हैं कि मिनिमम मार्किंग कब देने वाले हैं 1 और मैक्सिमम मार्किंग 6 कब देने वाले हैं। नो मोटर रेस्पॉन्स, यानी कि किसी भी प्रकार का एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो कितने मार्क्स देंगे, 1। नो मोटर रेस्पॉन्स, नो मोटर रेस्पॉन्स यानी कि मसल फ्लैसिड है, फ्लैसिड है उसकी मसल, यानी कि एक तरीके से पैरालिसिस वाली कंडीशन में चल रहा है, उस तरीके से लेटा है, तो कितने नंबर देंगे, 1। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, नो मोटर रेस्पॉन्स, तो उसमें 1 नंबर देंगे। बात करते हैं मैक्सिमम मार्क कब देंगे, ओबेज द कमांड, किसमें देंगे, ओबेज द कमांड, उसमें 6 मार्क्स देंगे।
ओबेसली कमांड मतलब यानी कि ओबे मतलब आज्ञा, यानी कि आपकी आज्ञा का प्रॉपर पालन कर रहा है। जैसे कि आपने बोला राइट पैर एलिवेटेड कीजिए, तो वो राइट पैर एलिवेटेड करता है। फिर आप उसे बोलते हैं लेफ्ट पैर एलिवेटेड कीजिए, तो लेफ्ट पैर एलिवेटेड करता है, यानी कि आपकी आज्ञा का बिल्कुल पालन करता है। आपके द्वारा कमांड दी गई हुई जो भी चीजें उसे प्रॉपर फॉलो करता है। कितने मार्क्स देंगे? 6। अब बात करते हैं 2, 3, 4 और 5 मार्क्स कब देंगे। आता है डी सेरेब्रेट पोस्चर। डी सेरेब्रेट पोस्चर है यदि पेशेंट की, तो उसे 2 मार्क्स देने वाले हैं। अब बात करते हैं डी सेरेब्रेट पोस्चर क्या होती है। डी सेरेब्रेट पोस्चर में इस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ होता है। डी सेरेब्रेट पोस्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ दी लोअर एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट इसमें होता है एक्सटेंशन ऑफ दी एल्बो। नेक्स्ट इसमें होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। नेक्स्ट इसमें होता है प्रोनेशन ऑफ दी लोअर आर्म। ये चीजें इस पोस्चर के अंदर होने वाले। डी सेरेब्रेट पोस्चर में कितने मार्क्स देते हैं? 2। डी सेरेब्रेट पोस्चर होती कैसी है, इसमें अपन डायग्राम आगे देख लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ दी लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि जो उसके पैर होते हैं वो एक्सटेंशन अवस्था में होते हैं, यानी कि स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। और एल्बो भी क्या होते हैं? एकदम स्ट्रेट होते हैं, सीधे एल्बो। इसके अलावा इंटरनल रोटेशन ऑफ दी शोल्डर, शोल्डर का इंटरनल रोटेशन होता है। और प्रोनेशन ऑफ दी लोअर आर्म, प्रोनेशन जानते होंगे, प्रोनेशन और सुपिनेशन क्या होता है। तो प्रोनेशन वाली अवस्था में होते हैं उसके आर्म, इनकी एल्बो क्या होते हैं? सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। साथ ही उसका जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। यदि शोल्डर अंदर की तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसके आर्म है वो प्रोनेशन वाली अवस्था में आ जाते हैं। इस तरीके से लेटा हुआ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डी सेरेब्रेट पोस्चर। डी सेरेब्रेट पोस्चर को अब नॉर्मल एक्सटेंशन भी बोलते हैं। डी सेरेब्रेट पोस्चर को अब नॉर्मल एक्सटेंशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब नॉर्मल एक्सटेंशन हो या डी सेरेब्रेट पोस्चर। इसमें कितने मार्क्स देते हैं? 2 मार्क्स देने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 मार्क कब देने वाले हैं। 3 मार्क देंगे डी वर्टिकेट पोस्चर। अभी हमने डिस्कस किया था डी सेरेब्रेट पोस्चर के बारे में, अब डिस्कस करेंगे डी कोर्टिकेट पोस्चर के बारे में। डी कोर्टिकेट पोस्चर है यदि पेशेंट डी कोर्टिकेट पोस्चर में लेटा हुआ है तो कितने मार्क्स देंगे? 3। डी कोर्टिकेट पोस्चर क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है वही एक्सटेंशन ऑफ दी लोअर एक्सट्रीमिटी। इसमें भी लोअर एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है फ्लेक्शन ऑफ दी एल्बो एंड रिस्ट ओवर दी चेस्ट, यानी कि फ्लेक्शन होता है एल्बो और रिस्ट का फ्लेक्शन होता है। कहां पे? चेस्ट के ऊपर, यानी कि इस तरीके से होगा। ये एल्बो है, ये फ्लेक्स्ड रहते हैं और रिस्ट भी फ्लेक्स्ड रहते हैं, लेकिन कहां पे?
चेस्ट के ऊपर इस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ होता है तो उसे बोलते हैं डिकोर्टिकेट पोस्चर, चेस्ट के ऊपर। और उसके पैर क्या होते हैं, सीधे ही होते हैं, लेकिन एल्बो और रिस्ट उसके चेस्ट के ऊपर फ्लेक्स्ड रहते हैं, इसलिए इसमें फ्लेक्शन रहता है, इसलिए इसे अबनॉर्मल फ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल फ्लेक्शन। इससे अपन, इसमें क्या होता है, एल्बो सीधा रहता है, एक्सटेंशन अवस्था में रहता है, तो इसे बोलते हैं अबनॉर्मल एक्सटेंशन। इसमें एल्बो मुड़ा हुआ फ्लेक्स्ड है तो बोलते हैं अबनॉर्मल फ्लेक्शन। ये इसके अदर नेम में दोनों थे। तो अब तक मोटर रेस्पॉन्स में समझ में आएगा। सबसे 1 मार्क्स कब देंगे, सबसे कम, इनकी कोई मोटर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1 देने वाले हैं। यदि डी सेरेब्रेट पोस्चर में है तो 2 मार्क्स देंगे, और डी कोर्टिकेट पोस्चर में है तो 3 मार्क्स देंगे। जो डी सेरेब्रेट पोस्चर है वो इंडिकेट करता है कि ब्रेन स्टेम में डैमेज है। किसको इंडिकेट करता है, ब्रेन स्टेम में डैमेज को। इसके अलावा जो डी कोर्टिकेट पोस्चर है वो सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर डैमेज को इंडिकेट करता है। एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कोई पेशेंट है जो डी कोर्टिकेट पोस्चर में लेटा हुआ है तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज हो सकता है, तो कौन सा हुआ, सेरेब्रल कोर्टेक्स। अब यदि आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एक पेशेंट है जो डी कोर्टिकेट पोस्चर में लेटा हुआ है, वो बार बार डी सेरेब्रेट पोस्चर में जा रहा है, यानी कि डी कोर्टिकेट से डी सेरेब्रेट पोस्चर में जा रहा है, तो ये कंडीशन इंप्रूविंग है या वर्सनिंग है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो क्या हो रही है कंडीशन, वर्सनिंग, इनकी और कंडीशन खराब हो रही है। डी कोर्टिकेट से यदि डी सेरेब्रेट में जा रहा है, इनकी कम मार्क की तरफ जा रहा है, तो वो वर्सनिंग है, इनकी खराब कंडीशन में जा रहा है। इस तरीके से एक बार पीजीआई में सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यदि पेशेंट डी सेरेब्रेट पोस्चर में लेटा हुआ है तो उसे कितने मार्क्स देंगे। उसमें सीधे ऑप्शन दे रखे थे 2, 3, 4 और 5। तो आंसर क्या होगा, 2। तो ये हो गई 3 तक मार्किंग कर ली अपन ने। इनके अपन को पता चल गया है कि 1 मार्क कब देंगे, 2 कब देंगे, 3 कब देंगे और 6 कब देने वाले हैं। अब बात करते हैं 4 और 5 मार्क्स कब देंगे। 4 और 5 मार्क्स की बात करें तो विड्रॉल ऑफ पेन, विड्रॉल ऑफ पेन यानी कि आपने कुछ पेनफुल स्टिमुलाई दिया उसे, यानी कि आपने उसे पिंच किया तो उसने, जैसे हाथ पे पिंच किया तो उसने हाथ को हटा लिया, यानी कि विड्रॉल कर रहा है, उसको हाथ को हटा लिया है, तो कितने मार्क्स देंगे, 4। वो प्रॉपर बता नहीं पा रहा कहाँ पे पेन हो रहा है, लेकिन वो हाथ को हटा लेता है, उसे पेन फील होता है, तो कितने मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स देने वाले हैं। तो विड्रॉल ऑफ पेन में कितने देते हैं, 4 मार्क्स। नेक्स्ट होता है लोकलाइज दी पेन। लोकलाइज दी पेन का मतलब होता है पेन को लोकलाइज कर रहा है, इनकी इंडिकेट कर रहा है कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, उस जगह बताता है। जो भी पेन जहाँ पे आपने पिंच किया है वो दूसरे हाथ से उस जगह को बताता है कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, लोकलाइज कर रहा है जगह को। तो उसमें कितने मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स देने वाले हैं। तो ये हो गया मोटर रेस्पॉन्स के बारे में। यदि किसी भी प्रकार का मोटर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 1 मार्क्स देंगे। यदि ओबेज दी कमांड है, इनकी आपके द्वारा जो भी बोला गया उसे वो उसी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है तो 6 मार्क्स देंगे। इसके अलावा यदि डी सेरेब्रेट पोस्चर में है तो 2 मार्क्स देंगे, और डी कोर्टिकेट में 3 मार्क्स देंगे, और विड्रॉल ऑफ पेन की कंडीशन में 4 मार्क्स देने वाले हैं, और लोकलाइज कर रहा है यदि पेन को तो 5 मार्क्स देने वाले हैं। तो इस तरीके से मोटर रेस्पॉन्स में मार्किंग देते हैं। तो अपन ने डिस्कस कर लिया तीनों के बारे में।
आई ओपनिंग की मार्किंग कर ली अपन ने, फिर वर्बल रेस्पॉन्स के यहाँ पर मार्किंग कर ली और मोटर रेस्पॉन्स की मार्किंग कर ली। तीनों की अलग अलग अपन ने मार्किंग कर ली। मैक्सिमम मार्क किसको देना है, सबसे मिनिमम मार्क किसको देना है, वो सारा डिस्कस कर लिया है। फिर क्या होता है, आप उसका रिजल्ट देखेंगे। लास्ट में क्या देखना है, रिजल्ट, यानी कि कितना स्कोर पेशेंट प्राप्त कर रहा है। यदि आपने तीनों में मार्किंग कर ली और यदि पेशेंट 13 से 15 उसका स्कोर आ रहा है, 13 से 15 उसका स्कोर आ रहा है, तो वो फुल्ली कॉन्शियस है। पेशेंट क्या है, फुल्ली कॉन्शियस है। यदि उसका स्कोर 9 से 12 आता है तो वो सेमी कॉन्शियस। कौन सी अवस्था में, वो सेमी कॉन्शियस वाली अवस्था में। यदि उसका स्कोर 8 या 8 से कम आता है तो वो अनकॉन्शियस माना जाएगा। तो पेशेंट कौन सी कंडीशन में, अनकॉन्शियस वाली अवस्था में है। तो इस तरीके से अपन जैसे कि किसी पेशेंट को प्राप्त हुए 7 मार्क, आपने जीसीएस उसका काउंट किया, कोई पेशेंट लेटा हुआ है, उसे 7 मार्क्स टोटल मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वो अनकॉन्शियस है। यदि उसे मान लीजिए 12 नंबर मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, कौन सी अवस्था में होगा, सेमी कॉन्शियस वाली अवस्था में होगा। यदि उसे मान लीजिए 13 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो क्या है, फुल्ली कॉन्शियस है। तो इस तरीके से उसका अपन रिजल्ट देखते हैं। तो ये सारे जीसीएस के इसके क्वेश्चन होते हैं जो भी तो इसमें से बनते हैं। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है, किसी पेशेंट का जीसीएस स्कोर आप काउंट कर रहे हैं और उसका स्कोर आ रहा है जैसे 10, तो कौन सी अवस्था में है, ऑप्शन होते हैं ये, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। तो क्या जवाब होगा, सेमी कॉन्शियस वाली अवस्था में। इस तरीके से जीसीएस काउंट करते हैं। अब अपन जो डिसेरेब्रेट और डिकोर्टिकेट के जो डायग्राम है वो एक बार देख लेते हैं। डिसेरेब्रेट पोस्चर, डिसेरेब्रेट पोस्चर इस तरीके से लेटा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए पैर इसके सीधे हैं, साथ ही एल्बो भी स्ट्रेट है, लेकिन शोल्डर थोड़ा अंदर की तरफ गया, इंटरनल रोटेशन है। इसकी वजह से हैंड क्या हो गया, प्रोनेशन वाली अवस्था में आ गए। नेक्स्ट अपन डीप कोर्टिकेट वाला डायग्राम देख लेते हैं। डीप कोर्टिकेट में देखिए लेग इसमें भी स्ट्रेट है, इसके अलावा इसके जो एल्बो है वो फ्लेक्स्ड अवस्था में, एल्बो फ्लेक्स्ड है और साथ में रिस्ट भी फ्लेक्स्ड है, लेकिन कहाँ पे है, चेस्ट के ऊपर। यदि इस अवस्था में लेटा हुआ है तो वो हो जाएगी डीप कोर्टिकेट पोस्चर। तो ये डायग्राम है, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। कई बार सीधा डायग्राम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसमें आप कितनी मार्किंग देंगे। तो यदि डिसेरेब्रेट वाला आपको डायग्राम लग रहा है तो उसमें 2 मार्क्स देंगे आप। यदि डी कोर्टिकेट वाला है तो आप उसे 3 मार्क्स देंगे। तो ये हो गया जीसीएस स्केल के बारे में। ये वही डायग्राम है, आप देख सकते हैं, यानी उसके हाथ ई शेप में है, आर्म्स लाइक इन ई शेप, इसमें डी सेरेब्रेट पोस्चर में, और यहाँ पर सी शेप में उसके रिस्ट हाथ हो गए। तो ये हो गया डी कोर्टिकेट वाले पोस्चर, अबनॉर्मल फ्लेक्शन, और वो हो गया अबनॉर्मल एक्सटेंशन। डायग्राम आप सारे देख सकते हैं।